ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। संस्कृति और मूल्य। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि व्याख्यान श्रृंखला संस्कृति और मूल्य। मित्रों, संस्कृति और मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे का व्याख्यान। आपके व्याख्यान का शीर्षक है संस्कृति और मूल्य मीमांसा। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन किया है राजेंद्र पांडे और राजेश मेहरा ने। कार्यक्रम का ध्वनि संपादन और निर्देशन किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे का ध्वनि व्याख्यान संस्कृति और मूल्य मीमांसा। संस्कृति और मूल्य, ये दोनों शब्द इस समय नए अर्थों में प्रयुक्त हो रहे हैं और वे अर्थ पश्चिम में भी अपेक्षाकृत नए हैं। पश्चिम में ये अर्थ कैसे आरंभ हुए, इस पर एक टिप्पणी करके फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। परंपरागत रूप से पश्चिम में जो मनुष्य के सही साध्यों लक्ष्यों के लिए प्रयुक्त शब्द था वो अनेक भाषाओं में गुड का ही पर्याय था। आचार में सदाचार, अच्छा आचार, अच्छा मनुष्य, अच्छा समाज, इन सभी आयामों में अच्छाई का ही प्रयोग होता था। ये अच्छाई क्या चीज़ है, इसके ऊपर बहुत दार्शनिक विचार हुए। मुख्यतया उसमें एक द्वैत को आरंभ से ही देखा गया। जो चीज़ वस्तुतः अच्छी है और जो मनुष्य को सुखद प्रतीत होती है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। गुडनेस और हैप्पीनेस, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। गुडनेस की पहचान तो रीज़न से होती है, जबकि हैप्पीनेस की पहचान अनुभव के बिना नहीं हो सकती है। दोनों अलग होते हुए भी इन दोनों का समन्वय किया जा सकता है, ऐसी आशा दार्शनिकों के मन में रही। प्लेटो ने ही एक अपने संवाद में ये उदाहरण दिया है कि जैसे एक गिलास में खाली पानी हो और एक में शरबती मिठाई घोल हो, तो दोनों अलग अलग से विस्वाद हो जाते हैं, लेकिन उपयुक्त मात्रा में उनको मिलाया जाए तब अच्छा पेय बनता है। ऐसे ही जीवन के लक्ष्यों में रैशनल गुड और हैप्पीनेस दोनों के ही लक्ष्य मिलाए जा सकते हैं, ये उसमें ध्वनि है। लेकिन 18वीं सदी तक आते आते जो सुख के पक्षधर हैं उनका प्रताप यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ा और केवल बुद्धि क्या चीज़ है जिससे गुडनेस का पता चल सकता है, इसके ऊपर बहुत दार्शनिक विवाद उत्पन्न हुए। वास्तव में जो वहाँ की पिछली परंपरा थी मध्यकालीन, उसमें समाज का निर्धारण धर्म के द्वारा सैंक्शन था। यानी वो सही समाज की मर्यादाएं हैं जो धर्म के अनुकूल हैं या जो कि एक और प्रकार की प्रचलित सामाजिक परंपरा के अनुकूल हैं, जो सामंती परंपरा थी। इन परंपराओं से कुछ हट के अपने नए विचारों के अनुसार मनुष्य अपना समाज बनाए, ये भी एक नई धारणा थी।
प्राचीन यूनान में धारणा अवश्य थी कि आदर्श समाज की रचना मनुष्य बुद्धिपूर्वक कर सकता है या करनी चाहिए, किंतु वहाँ भी ये बात अरस्तु जैसे विद्वानों ने देखी थी कि सिर्फ बुद्धि के सहारे ही आदर्श रचना नहीं हो सकती। उसके लिए जो विभिन्न समाजों और देशों की प्रचलित परंपराएं हैं, समाज विधान हैं, उनको देखते हुए और जैसी उन समाजों में मनुष्यों की स्थिति है, किस प्रकार के वर्ग है, कैसे धन का वितरण है, इन सारे तथ्यों को देखकर ही सही समाज की कल्पना की जा सकती है। और ऐसा कोई एक समाज नहीं होगा, परिस्थिति सापेक्ष रूप से अनेक प्रकार के समाजों की कल्पना हो सकती है। तो 18वीं सदी में ये बात और भी अधिक स्पष्ट थी कि विश्व में बहुत से समाज हैं, बहुत से देश हैं, सब में एक प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उन व्यवस्थाओं की, उन समाजों के तुलनात्मक अध्ययन से शायद उन नियमों का आविष्कार हो सके जिनके अनुसार मनुष्य को आदर्श समाज गढ़ना चाहिए। मोंटेस्क्यू ने, जैसा आप जानते हैं, इसके ऊपर विस्तार से लिखने का प्रयत्न किया कि जो नियम या लॉज हैं मनुष्य समाज के, जो दिए हुए भी हैं, प्रदत्त नियम भी हैं, उनका कैसे एक बुद्धिसंगत मूल नियम के अनुसार समन्वय हो सकता है, ये उनका प्रश्न था। लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये दो बातें एक नहीं हैं। जो डिस्क्रिप्टिव रूल्स हैं वो और आइडियल प्रिस्क्रिप्शन, ये दोनों एक साथ हो, ये कोई ज़रूरी नहीं प्रतीत होता। आइडियल प्रिस्क्रिप्शन का आधार जिस प्रकार का मानव स्वभाव के बारे में चिंतन है वो, और जैसा इतिहास के बहुत जटिल और लंबे क्रम में समाज बने हैं और उनमें नियमावलियाँ बनी हैं, बिगड़ी हैं, व्यवस्थित हुई हैं, इन दोनों के बीच में एक सेतु बनाना बड़ा कठिन व्यापार है। फ्रांस की क्रांति के पहले से ये प्रयत्न था कि एक नई कानून व्यवस्था वहाँ बनाई जाए। यानी फ्रांस हमारे भारत की दृष्टि से तो बहुत छोटा देश था, लेकिन सामंती व्यवस्था के अंदर वहाँ सैकड़ों प्रकार के भिन्न और विरुद्ध कानून प्रचलित थे। इन सारे अलग अलग असंगत कानूनों को जोड़ के एक बुद्धिसंगत कानून व्यवस्था बनाई जाए, ये योजना वर्षों से चलती रही, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो पाता था। और बाद में जब तभी हुआ फैसला जब नेपोलियन ने उसमें हस्तक्षेप किया। नेपोलियन जटिल जटिल प्रश्नों को तत्काल समाहित कर देते थे। उसका कारण ये नहीं था कि उनको उन वकीलों से जो कि ये काम कर रहे थे अधिक ज्ञान था इन विभिन्न कानूनों का, लेकिन वही जानते थे कि कौन सी वो मूल्य व्यवस्था है जिसके अनुसार ये कानून बदलने हैं। और उस बुद्धिसंगत मूल्य व्यवस्था का आधार बहुत प्रकार के समझौते हैं जो कि समाज को या समाज की राजनीतिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में सहायता देंगे और जो कि पुराने सत्ता के दावेदारों को अपदस्थ करने में सहायता करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस नई व्यवस्था के प्रारूप में या इसकी कल्पना में धर्म का स्थान बहुत कम था। नेपोलियन का कहना था कि धर्म एक प्रकार की वैक्सीन है जो लोगों को उपद्रव करने से रोकती है। उनको यदि उपयुक्त श्रद्धा उनमें पैदा कर दी जाए तो वो सत्ता का विरोध फिर नहीं करते हैं। फ्रांस में लेकिन इसका ठीक उल्टा असर हुआ, क्योंकि फ्रांस में 19वीं सदी में चिरकाल तक राज्य और चर्च के बीच में संघर्ष रहा शिक्षा को लेकर, और फिर अंतिम भाग में 19वीं शताब्दी के ये संघर्ष जर्मनी में चला गया। मानी यूरोप में धर्म इतना अधिक संगठित था कि वो खाली उपेक्षा से हटाया नहीं जा सकता था, लेकिन उसको समाज से और जीवन से हटाने की कोशिश सिर्फ ये कानूनी स्तर पर ही नहीं थी, उससे अधिक कोशिश विचारों के स्तर पर थी। और सबसे अधिक वो विचार समाज शास्त्र के नाम से प्रचलित है। समाज विज्ञान का जन्म मूलतः इसीलिए हुआ कि धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की जा सके। कॉट जो कि समाज विज्ञान के जन्मदाता कहे जाते हैं, उन्होंने सारे मानव विचारों की प्रगति का एक नियम उद्भावित किया कि सबसे पहली अवस्था मनुष्य के विचारों की वो है जब वो हर जगह अदृष्ट सत्ताओं की कल्पना करते हैं जिनको देवता कहते हैं। उसके बाद दूसरी अवस्था में मनुष्य
सब चीज़ों के पीछे तत्वों की कल्पना करते हैं। ये दार्शनिक या मेटाफिजिकल थिंकिंग है। लेकिन ये दोनों प्रकार के चिंतन ही वास्तव में भ्रांति मूलक हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रत्यक्ष जगत से अलग हट जाते हैं। प्रत्यक्ष मूलक ज्ञान से ही जिन सत्ताओं का पता चलता है, उनके आधार पर विश्व को समझने का प्रयत्न, ये पॉजिटिव नॉलेज है और यही विज्ञान है। इसी आधार पर समाज का भी की भी कल्पनाएं निर्माण होना चाहिए। तो सारा सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, दोनों साइकोलॉजी, ये तीनों ही इसी विचारधारा से प्रभावित हुए 19वीं शताब्दी में। इनमें एंथ्रोपोलॉजी में एक नई बात सामने आई कि यूरोप के अलावा जो और अन्य विश्व के देश हैं, कुछ सभ्य कुछ असभ्य, उन देशों की जो पहचान है, जो उनकी परंपराएं हैं, आचार विचार हैं, उनके लिए और जो यूरोप के देश हैं, उनकी परंपरा, उनकी पहचान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो उस शब्द के अर्थ देने में तुलनात्मक विभाव होना चाहिए, क्योंकि जो सभ्यता का या संस्कृति का वास्तविक प्रतिमान है वो तो यूरोप में उपस्थित है, और जो अन्य देशों में सभ्यताओं में स्थिति मिलती है उसको अनेक रूप से बर्बर, प्रिमिटिव ही कहा जा सकता है। तो एंथ्रोपोलॉजी ने इस कल्चर शब्द का प्रयोग विस्तार से किया टू डिस्क्राइब द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। लेकिन इसमें जो कल्चर का पुराना अर्थ था, जिसमें वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, जैसे ग्रीक पाइडिया शब्द है, तो वो पाइडिया नहीं है कल्चर। कल्चर हैज ए डिस्क्रिप्टिव सेंस, जो एक्चुअल विभिन्न जातियों में, समाजों में प्रचलित व्यवहार है, रीति है, उनके कानून है, व्यवस्थाएं हैं, उनकी आचार विचार हैं, द सम टोटल ऑफ द वेज ऑफ लाइफ, टाइलर की परिभाषा है, वो कल्चर है, समथिंग गिवन। और प्रारंभ में वो नेचर के पास हैं, यानी उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो भय से कैसे आतंकित होती हैं, भय क्या मर्यादाएं डालती हैं, और ज्ञान के अभाव में कल्पना का आधार कैसे लिया जाता है, और वो कैसे धर्म बन जाता है, कैसे एक मिथ्या अंधविश्वास के रूप में धर्म इन समाजों को पिछले समाजों को मर्यादित करता है। यही इस एंथ्रोपोलॉजी का सारांश है कि हजारों वर्ष तक मनुष्य अज्ञान, अंधविश्वास के बीच में रहा। उनकी समाज व्यवस्थाएं, उनकी आचार विचार व्यवस्थाएं अंधविश्वास पर ही आधारित थीं। लेकिन एक बात जरूर थी कि जीवन निर्वाह के लिए यह आवश्यक था कि वे अपनी परिस्थिति के साथ जूझें, और इस परिवेश के साथ जूझने के प्रयत्न में जो उन्होंने प्राविधिक निपुणता प्राप्त की और जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया, वो उनका प्रगतिशील तत्व था जो आगे बढ़ के सभ्यता में परिणत हुआ। वास्तविक धर्म तब आया जबकि इस पर दो प्रकार के नृतत्व शास्त्री हैं। एक वे जो कि ईसाई धर्म में विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि एक ही धर्म विश्व में है, ईसाई धर्म है, और वो ईश्वर प्रदत्त धर्म है, इसलिए वो पुराने धर्मों को निरस्त करता है। लेकिन ऐसे लोग कम हैं। अधिकांश एंथ्रोपोलॉजिस्ट धर्म निरपेक्ष शास्त्र लिखते हैं। तो उनमें ये निष्कर्ष हुआ कि जब बर्बरता से सभ्यता में मनुष्य की प्रगति हुई तो अनुभव से, जीवन संघर्ष से, प्राविधिक वैज्ञानिक प्रगति से मनुष्य ने अधिकाधिक उन्नतिशील, प्रगतिशील समाज व्यवस्था का सृजन किया, और उसके साथ उन्होंने कुछ अवकाश के समय में अलंकरणात्मक कार्य भी किए, जैसे कला आदि हैं। तो साहित्य, कला, दर्शन आदि ये तो उनके अवकाश के और सत्यासत्य निरपेक्ष भाव के सृजन है। विज्ञान, प्रविधि उनका वास्तविक सृजन है, और इन दोनों के बीच में समाज व्यवस्था है जिसमें कुछ ज्ञान के आधार पर है, कुछ उन लोगों के स्वार्थ के आधार पर है जिनको सत्ता अपनी सुरक्षित रखनी थी। तो इस प्रकार की दृष्टि पश्चिम में नृतत्व शास्त्र और राजनीति दोनों के संयोग से पैदा हुई और बढ़ी। अगर एक संक्षेप में मैं कहूँ इस बात को कि जो कल्चर की अवधारणा पश्चिम में इस समय प्रचलित है, उसके तीन मुख्य आयाम हैं। एक जो कि सर्वस्वीकृत है कि कल्चर रैशनैलिटी की अभिव्यक्ति है। दूसरी जो उसके साथ जुड़ी है किंतु जिस पर बहुत मतभेद भी हैं, वो है कि कल्चर में प्रदत्त ज्ञान विज्ञान के अनुरूप स्वार्थों की अधिकाधिक पूर्ति के लिए विधान बनते हैं, द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ इंटरेस्ट।
ये मुख्य मूल्य है। और तीसरी बात जो कि इस तरह से नहीं कही जाती लेकिन बहुत गंभीर वास्तविक है, वो ये है कि कल्चर एथनिक। आप देखिए, अभी एक पुस्तक में लिख रहा था मैकियावेली की द शेप ऑफ एंशिएंट थॉट। उन्हें इस आरंभ किया है कि सारे जितने हिस्टोरियंस हैं फिलॉसफी के और साइंस के यूरोप में, वो ये मान के चलते हैं कि रैशनैलिटी सिर्फ वेस्टर्न आदमी की ही खूबी है, यानी वो बेसिकली एथनिक चीज़ है ये रैशनैलिटी। और यदि कहीं और ये दिखाई पड़ती है तो वो यूरोप की ही नकल है। जैसे हिंदुस्तान में यदि यहाँ साइंस दिखती है या और सेवा दिखती हैं तो वो यूनान से ही आई थी, यूरोप से आई थी। ऐसे ही सारे विश्व में जो वैज्ञानिक क्रांति फैल रही है तो वो यूरोप की ही देन है, उसी का नकल है। और बाकी देश उसका अनुकरण करते हैं, उसमें उनके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि ये उनकी जातिगत गुण लक्षण नहीं है। ये सिर्फ पश्चिमी जाति की विशेषता है, प्रजातीयता है कि वहाँ वो लोग स्वभाव से रैशनल हैं, रैशनैलिटी सोचते हैं, उनकी रैशनैलिटी साइंटिफिक है। उसने ये बात इस संदर्भ में लिखी कि यूनान के बारे में एक और दृष्टि भी कुछ लोग आजकल प्रचारित करते हैं कि यूनान में रैशनैलिटी भी बहुत थी और उसका भी पक्ष था, वो शायद बाहर से आई थी, ऐसे लोग मानते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल्चर के बारे में जो प्रचलित धारणा है पश्चिम की, और जो इस समय भारत में आयातित है बहुत ज़ोर से कम पिछले 50 साल से अधिक से, कि कल्चर इज रैशनैलिटी इन द सेंस दैट इट रिक्वायर्स ए सोसाइटी टू बी रिमॉडल्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल वैल्यूज टू बी जज्ड ऑन द एनविल ऑफ साइंटिफिक रैशनैलिटी। जहाँ नहीं हो सकता ये तो वहाँ कोई नियामक नहीं है, वहाँ के बारे में वही कहना पड़ेगा जो कुछ दार्शनिक कहते हैं आजकल पश्चिम में कि आदर्श स्थिति वो होगी जब मनुष्य जो चाहे वो कर सके। जहाँ बुद्धि का निर्देश है, युक्ति का निर्देश है कि ये सही है ये गलत है, वहाँ तक तो साइंटिफिक रैशनैलिटी काम करती है, लेकिन बहुत सी बातों में वो निर्देश कुछ नहीं करती, तटस्थ रहती है। उनके बारे में क्या निर्देश है वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। जो लेकिन ये कि इच्छा वो उसकी है, परिस्थिति अनुकूल है कि नहीं है, सारे समाज में सबकी इच्छा है। जनतंत्र का मतलब ही ये है कि हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा है, अपने स्वार्थ हैं, इन सारे स्वार्थों का समझौता जनतंत्र में होगा तो अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य चले, अधिकाधिक वो इच्छाओं की तृप्ति का प्रयास करे और जनतंत्रात्मक संगठन में पारस्परिक समझौते से शांति बनी रहे। ये उसके साथ जुड़ी हुई दृष्टि है। संस्कृति का जो पुराना अर्थ था वो तो संस्कार था, यानी किसी पदार्थ की एक प्राकृतिक अवस्था होती है, प्रकृति होती है, उस प्रकृति को सुधारना ये उसका संस्कार है। यानी उसमें दोषों का अपनयन हो सके, गुणों का आधान हो सके, ये उसका संस्कार है। दोषापनयनाद्वा गुणाधानाद्वा संस्कार। और ये जो संस्कार है, जैसे सोने का गहना बनता है, गहना सोना जिस अवस्था में मिलता है खान से, उससे उसको सुधारा जाता है तो संस्कारित होके ठीक बनता है, उससे गहने बनते और संस्कार होते हैं। ये सब संस्कार हैं जिनमें कि जो प्रदत्त स्वभाव है उसका उसके अनुकूल ही लेकिन एक विशेष दिशा में परिवर्तन परिष्करण किया जाता है। ऐसे ही मनुष्य भी है, मानव स्वभाव भी जैसा प्रकृति प्रदत्त है वो दोहरा होता है, उसमें पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं और साथ ही साथ विवेक भी है। तो विवेक का परिवर्धन हो और प्रवृत्तियों के ऊपर नियमन हो, ये मानव संस्कार है। इस तरह की संस्कार व्यवस्था का सबसे सामान्य नाम धर्म है। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि जो संस्कार में जितनी भी प्राचीन परंपरा है उसमें संस्कार का अर्थ सिर्फ ये नेचुरलिस्टिक नहीं था, सिर्फ ये नहीं था कि जो दी हुई चीज़ है उसका जो प्राकृतिक स्वभाव है उसका प्रकृति के अनुकूल बदलाव, यही संस्कृति, ये अर्थ ही मुख्य नहीं था। ये अर्थ तो गौण अर्थ था, मानी ये अर्थ तो और अन्य प्रसंगों में है, मानी वो भी है। गृह संस्कार, घर का संस्कार करते हैं, सफाई करते हैं, और सफाई के अर्थ में सफाई में, बनाने में, कारीगरी में, शिल्प में, यहाँ ये अर्थ है संस्कार का। लेकिन एक बड़ा अर्थ इसका था कि जो प्रत्यक्ष पदार्थ है उसमें अप्रत्यक्ष गुण का आधान, ये कैसे हो सकता है कि नहीं, ये अलग प्रश्न है। गंगा के जल में बहुत मालिन्य है इस समय,
उसकी सफाई करना, ये भी एक संस्कार उसका है। लेकिन गंगा के जल में जो स्वगत पावनता है वो उससे स्पर्श में आने वालों का संस्कार करती है, वो दूसरी चीज़ है। वो उसमें आप विश्वास करें न करें तो दूसरी बात, लेकिन ये अर्थ था। तो संस्कार में या संस्कृति शब्द आता है, उसमें एक भाव हमेशा ये है, न सिर्फ प्रत्यक्ष पदार्थों का सुधार बल्कि उनमें अप्रत्यक्ष गुणों का आधान। वो अप्रत्यक्ष गुणों का मूल क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण का प्रसिद्ध वाक्य है, आत्मकृतिर्वै शिल्पम। जितने भी शिल्प मनुष्य के सृजनात्मक व्यापार हैं, छंदो रचना से लेके और आभूषण बनाने तक, उन सब में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, अपने आप को ही बनाता है। तो अपने आप को बनाना ये मुख्य संस्कृति है। संस्कृति का जो मुख्य अर्थ है यही आत्मकृति है। अपने को कैसे बनाएगा मनुष्य? क्योंकि मनुष्य पूरा बना हुआ नहीं है, ये बात सब पहचानते हैं। बच्चा होता है तो बच्चे को छोड़ नहीं देते कि वो बन गया है, तो उसको बनाना है शिक्षा से, दीक्षा से, भरण पोषण से, अनुशासन से। जो विचारवान मनुष्य वो हमेशा अपने बारे में ये बात महसूस करता है कि उसे अपने आप को सही बनाना है, यानी उसको अपने विवेक का अनुसरण करना है। तो संस्कृति अपने आप को बनाने की बात ही है। जो संस्कृति के लक्षण अभी आधुनिक संदर्भ में मैंने कहे, उसमें ये अधूरे रूप से ये बात पाई जाती है। रैशनैलिटी ज़रूर अपने आप को बनाने की बात है, किंतु बाकी दोनों पक्ष उसके, माने अधिकाधिक सुख सुविधाएं जुटाना समझौते के द्वारा, और अपनी जाति को, अपनी जातीयता को ही सत्ता देना, महत्व देना, ये सब तो इरेशनली है। उसे मनुष्य बनाता नहीं बल्कि बिगाड़ता है अपने आप को। लेकिन अपने को बनाने में जिस बुद्धि विवेक की आवश्यकता है, उसका स्वरूप क्या है, उसका आदेश निर्देश क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही मूल्य का प्रश्न यही है। क्योंकि मूल्य की परिभाषा, मूल्य के जो वो है समानांतर शब्द है प्राचीन, वो अर्थ है। कठोपनिषद में जब यम ने नचिकेता को उपदेश आरंभ किया तो पहली बात ये कही कि श्रेयस और प्रेयस, गुडनेस और हैप्पीनेस, इन दोनों में बड़ा अंतर है। श्रेयस का ज्ञान बुद्धि से होता है, धीर व्यक्ति यानी बुद्धिमान व्यक्ति उसको पहचान पाता है। तो ये है चॉइस या वर्ण, यानी जो धीर बुद्धिपूर्वक श्रेयस का वर्ण करता है, उसमें लिखा है वृणीते, वो तो ठीक लक्ष्य को प्राप्त होता है। और जो खाली प्रेयस का वर्ण करता है वो बुद्धि की मंदता के कारण ही करता है, इसमें लिखा है। ये श्रेयस का ज्ञान ही विवेक या बुद्धि से होता है। लेकिन ये बुद्धि कैसी है? देखिए, मेरे कहना है ये रीजन शब्द में भी ये द्वैत ने अंतर्निहित है। प्राचीन यूनानी लोग, प्लाटोन, अरस्तु या और उनके पहले के दार्शनिक और सारे मध्यकाल के दार्शनिक ये मानते थे कि बुद्धि में ये स्वगत योग्यता है कि वो सही विषयों को, तात्विक विषय को पहचान सके। बुद्धि तत्व ज्ञान की शक्ति है, और ये तत्व इंद्रिय गोचर तत्व नहीं है, ये अतीन्द्रिय तत्व है और सनातन तत्व है। सनातन अतीन्द्रिय तत्वों को पहचानने की शक्ति वास्तव में बुद्धि कहलाती है। ये बुद्धि का अर्थ पाइथागोरस से लेके स्टोइक्स और पीछे एक्विनास, सब में यही अर्थ मिलता है। यानी विवेक का विषय अलग है, इंद्रियों का विषय अलग है। इंद्रिय विषयों की विशेषता है कि वे अनित्य होते हैं और सापेक्ष होते हैं। तो अनित्य सापेक्ष विषयों से परे सनातन तत्वों की पहचान करने वाली शक्ति बुद्धि या विवेक है। लेकिन इसमें एक आजकल तो इस प्रकार के मत को मानने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, क्योंकि ह्यूम से जो एम्पिरिसिस्ट धारा प्रवाहित हुई है उसका प्रभाव बढ़ता चला गया है। यहाँ तक कि जो विशुद्ध बौद्धिक ज्ञान का सर्वोत्तम प्रतिमान था गणित, उसके विषय में भी अधिकांश यही प्रचलित मत है कि गणित आहार्य सत्यों की ही कल्पना है। यानी ऐसे सत्यों की जो कल्पित ही हैं, जो गणित का आधार है, वो किसी प्रकार का अतीन्द्रिय साक्षात्कार नहीं है। ज्ञान सिर्फ प्रत्यक्ष से ही होता है, प्रत्यक्ष से उसकी पहचान होती है। और बुद्धि या विवेक अनुमान ही है। अनुमान दोनों प्रकार का होता है, किसी कल्पना से उसके अंतर्भुक्त अर्थों का निकालना, ये भी अनुमान है। और तर्क जिसको कहते हैं,
और जो प्रत्यक्ष प्रदत्त विषय हैं उनके संबंधों को पहचानना ये भी अनुमान है। तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षाश्रित अनुमान यही ज्ञान की विधा है। ये अधिकांश प्रचलित मत है वर्तमान युग का। कुछ जरूर ही लोग हैं जो कि अभी भी आदर्शवादी कहे जाते हैं और बुद्धि में ऐसा गुण मानते हैं कि वो अतीन्द्रिय सत्यों को पहचान सके। उन्हीं लोगों में कुछ ये भी मानते हैं, जैसे निकोलाई हार्टमान, जिनकी एथिक्स नाम की पुस्तक प्रसिद्ध है, बुद्धि से ही आदर्श पहचाने जाते हैं। आदर्श अनेक स्तरों के हैं। जो मनुष्य के लक्ष्य हैं उनमें निचले लक्ष्यों का ये गुण है कि वे बलवान अधिक होते हैं लेकिन स्थायी नहीं होते। जो उदात्त लक्ष्य हैं उनकी प्रेरणा उतनी बलवती नहीं होती है किंतु स्थायी होती है। तो जो कुछ बात है, लेकिन मूल्यों के विषय में ये मत भी आदर्शवादी मत अल्पमत ही है। जो अधिकांश प्रचलित मत है वो मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी मत ही है कि मूल्य सब जो पसंद है, जो सुखकारी है, उस प्रकार के स्वार्थों की अधिकाधिक समंजस समष्टि वही मूल्य है। यहाँ तक कि मूर जी मूर जो कि जिन्होंने पूरी पुस्तक ये सिद्ध करने के लिए लिखी कि गुड का अर्थ किसी भी प्रकार से विश्लेषण नहीं हो सकता, किसी और उपादेय आदि अर्थ में उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, वो भी मानते हैं। लेकिन गुड क्या है ये बतलाना हो तब तो स्वार्थ समष्टि को ही बतलाना पड़ेगा, वही पहचानना पड़ेगा। यानी जो उसमें लक्ष्य है वो तो प्रत्यक्ष है लेकिन लक्ष्यता व छेदक जो है वो अप्रत्यक्ष है। ये विचित्र प्रकार का मत उन्होंने प्रतिपादित किया है। और वो छेदक उसका वो तो विशुद्ध बुद्धि गोचर है और पृथक धर्म है, लेकिन जहाँ वो पाया जाता है वो वही सामान्य पदार्थ है, वो अलग नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मूल्य का समानांतर शब्द अर्थ था, सौ ही तीर्थाद यऊ प्रेयो वृणीते, वो अर्थ से गिर जाता है जो प्रेयस का वर्णन करता है। लेकिन अर्थ का अर्थ बदल गया, बाद में व्यापक अर्थ हो गया कि अच्छते वो भी अर्थ है, जिसका लोग जिसे चाहते हैं वो भी अर्थ है, जिसे चाहना चाहिए वो भी अर्थ है। मूल अर्थ तो ये था जिसे चाहना चाहिए विवेक से, वो अर्थ है। ये अर्थ बना रहा अर्थ शब्द में, लेकिन एक और तो जुड़ गया उसमें कि जिनको जिस चीज़ को आप चाहते हैं वो भी अर्थ है और जिसको चाहते हैं उसका साधन भी अर्थ है। जो पुरुषार्थों में अर्थ है वो इसी दूसरे अर्थ में है कि जो आप वस्तुतः चाहते हैं, जो काम्य विषय है, उसका जो साधन है वो अर्थ यहाँ पर कहा गया है पुरुषार्थों के संबंध में, अर्थ रूपी पुरुषार्थ में। इसमें वार्ता दंड नीति दोनों आते हैं, राज सत्ता और धन उत्पादन की व्यवस्था और वितरण आदि की। किंतु ये एक पक्ष है जीवन का, और ये आरंभिक होते हुए भी, महत्वपूर्ण होते हुए भी अंतिम या चरम पक्ष नहीं है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, जो कठोपनिषद में है। निचिकेता को यम ने कहा सब धन दौलत सब चीजें ले लो तुम, उसने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तब ये कहा गया कि वित्त से यानी लाभ से, धन से, सारा जो आर्थिक संसार है उससे मनुष्य सुख नहीं हो सकता। जब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि मैं धन अपना बांट दूं तुम्हें और कात्यायनी के बीच में, तो मैत्रेयी ने कहा कि उससे क्या होगा, जिससे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, उस वित्त से क्या करना है। तो एक जीवन का अंश है, एक जीवन के मूल्य हैं, एक प्रकार के अर्थ हैं जो कि अभ्युदय संपादित करते हैं। किंतु अभ्युदय मात्र जीवन नहीं है, जीवन में मृत्यु एक बड़ा तत्व है और विचारशील मनुष्य कभी भी मृत्यु के बारे में न सोचे ये संभव नहीं है। उसमें अमृतत्व की आकांक्षा अनिवार्यतया रहती है, भले ही वो ये माने कि अमृतत्व संभव नहीं होने से हमको उसके बारे में न सोचना चाहिए, लेकिन सोचने से वो अपने हटा नहीं सकता किसी भी स्थिति में। तो अभ्युदय और निश्रेयस, इन दोनों में मानव लक्ष्य संग्रहित हैं और दोनों का साधन होने से धर्म की परिभाषा है कि जिससे अभ्युदय निश्रेयस दोनों प्राप्त हो वो धर्म है। और इस अर्थ में धर्म ही संस्कृति का वास्तविक पर्याय है। वो समाजगत बात भी है, व्यक्तिगत बात भी है। जो समाज व्यवस्था है, मर्यादा है, जो विधि व्यवस्था है, वो भी धर्म के अंदर आती है। और जो मनुष्य के लिए आदर्श है, आध्यात्मिक गुण कहलाते हैं, भाव्य गुण हैं, वो भी धर्म के अंदर आते हैं। जो सर्व समाज निरपेक्ष आदर्श है जैसे अहिंसा, वो भी धर्म के अंदर आते हैं। एक पक्ष धर्म का ये है कि जिसमें आदर्श, भाव्य आदर्श और विधि तंत्र ये दोनों संग्रहित हैं। लेकिन धर्म का दूसरा अर्थ भी है, जिस अर्थ का है धर्म का भी दूसरा अर्थ है
कि जो भी रीति प्रचलित है वो भी धर्म के अंदर आती है। इसीलिए प्रत्येक जाति, जनपद, श्रेणी आदियों के अपने धर्म होते हैं, कुलों के होते हैं। और ये राजा का कर्तव्य है कि जाति जान पदान धर्मान श्रेणी धर्मांश धर्मविद समीक्ष कुल धर्मांश स्वधर्मम प्रतिपादयेत। स्वधर्म का प्रतिपादन इस प्रकार से करना चाहिए राजा को कि जो जातियों के धर्म है, जनपदों के धर्म है, श्रेणियों के हैं, कुलों के हैं, वो सब देख कर बताए कि इसका क्या कर्तव्य है। तो ये समुदाचार का पक्ष है, असल में ये आचार का नहीं है। समुदाचार या रीति, इसके पीछे कोई स्थायी सैंक्शन नहीं होता। ये सापेक्ष बातें हैं, बदलती रहती हैं। किसी कुल कुछ परंपरा है, किसी जाति की कुछ परंपरा है, तो इनका तात्कालिक प्रेरणा रहती है, लेकिन ये कोई स्थायी हो ऐसी बात नहीं है। जो निरपेक्ष धर्म है, सार्वभौम धर्म है, लिखा है श्रेयो रूपम मत्स्य धर्मम, वो धर्म श्रेयो रूप है। उसकी विशेषता क्या है कि वो सत्य से सत्यम है, कि जिसकी सहायता से ये न बलियान बलियांगम आशंसते, जिससे निर्बल मनुष्य प्रबल के सामने मुकाबला कर सकता है, वो धर्म है। वो सत्य का सत्य है। सत्य वो है जो प्रत्येक अपने चाहता है, बेस्ट इंटरेस्ट, वो सत्य है। उसका जो सत्य है वो धर्म है, यानी वेयर इंटरेस्ट इज मोर देन मेयर सब्जेक्टिविटी। इस प्रकार से ये धर्म के अंदर यूनिवर्सैलिटी निहित है। जबकि कल्चर शब्द में इसेंशियली जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल उसका प्रयोग है, उसमें पर्टिकुलरिटी है। कल्चर ऑफ एक्स वाई, कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ द वेस्ट। लेकिन जरूर है कि वेस्ट में अपने कल्चर को वो कल्चर मानते हैं, बाकी को सब कल्चर मानते हैं। कहते हैं बड़े बड़े लोग वही मानते हैं कि जो ग्लोबल कल्चर है, फ्यूचर कल्चर है, वो प्रेजेंट वेस्टर्न कल्चर है, उसी की नियति वो है। बाकी सब दे आर पासिंग, वो गुजरी बातें हैं या गुजर रही हैं या गुजर चुकी हैं। तो वो संस्कृति का ऐतिहासिक पक्ष है, पिछला, अब आउटडेटेड। और जो रियल फ्यूचर है वो वेस्टर्न प्रेजेंट कल्चर है। लेकिन धर्म भी सही नहीं है। धर्म ऐतिहासिक जो पक्ष है वो तो बदलता रहता है, ये मानते हैं उसको, लेकिन उसमें कोई घटता बढ़ता है, वो निरपेक्ष रूप से नहीं होता। लोग कहते हैं कि धर्म को भी माना जाता है कि वो उसमें एक साइकिल होता है, वो भी ठीक है, वो परंपरा के हिसाब से मानते हैं। लेकिन ये नहीं मानते हैं कि किसी युग में रहने वाला किसी और युग में रहने वाले से कम साधन संपन्न, ऐसा नहीं माना जाता। ये नहीं माना जाता कि परमार्थ के साधन में कोई युग किसी और युग से कम है, ऐसा कभी नहीं माना। बल्कि जिसको कलयुग कहते हैं वो अधिक सरल है, उसमें परमार्थ साधना वो चरित्र सापेक्ष है, ये युगों का भेद। ये नहीं माना जाता कि मनुष्य कभी वस्तुतः अभागा था, उसके पास वास्तविक धर्म या वास्तविक संस्कृति थी ही नहीं और भविष्य में ही होगी, ये धारणा नहीं। धारणा ये है कि जो आदर्श है, जो मनुष्य का वास्तविक प्राप्य है, वो सदा उसके लिए प्राप्य है। और कोई एक व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसको आदर्श आप कह सकते हैं, सिवाय उस मानसिक व्यवस्था के जिसमें कि सार्वभौम धर्म प्रतिष्ठित है, सत्य अहिंसा का। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल्चर और वैल्यू के बारे में जो प्रश्न है कि वैल्यू टेम्पोरल है, हिस्टोरिकल है कि पेरिनियल है, चिरंतन है, क्या है, तो मेरा ये कहना है कि ये बात इस तरह से है कि जो अच्छाई का रूप है, सामान्य रूप, वो तो सनातन है, किंतु कौन वस्तु अच्छी है इसकी पहचान तात्कालिक ही होती है। वो सनातन रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता उसका। इसीलिए विवेक के साथ प्रज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। रीजन रिक्वायर्स प्रूडेंस ऑल्सो। तो ये बताने के लिए कि कहाँ पर इन नियमों का कैसे अनुपालन किया जाएगा। आदर्श सनातन होते हुए भी किस सामाजिक, ऐतिहासिक, व्यक्तिगत परिस्थिति में किस प्रकार से वे देखे जाएं या उनका पालन किया जा सकता है, इसका कोई शाश्वत निर्देश नहीं हो सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि वैल्यूज इंटरेस्ट नहीं हो सकते हैं। यानी इंटरेस्ट वैल्यू नहीं हो ये नहीं है, लेकिन वैल्यू एज सच इज नॉट एन इंटरेस्ट। वैल्यू के लिए कैन गिव अप इंटरेस्ट, ये दोनों का बाहरी भेद है दोनों में। भाई सबसे बड़ा इंटरेस्ट है आदमी का प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, इवन दैट कैन बी गिवन अप फॉर सम आइडियल। तो आइडियल्स एंड वैल्यूज आर नॉट कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट्स बट समथिंग ऑफ ए डिफरेंट डिफरेंट काइंड। मानी वैल्यू या जो अर्थ है उनमें स्वरूपगत सनातनता है, लेकिन व्यक्त रूप में ऐतिहासिकता होती है। और जो स्वार्थ रूप में अर्थ है उसमें स्व का अंश को छोड़े बिना
उसकी जो पारमार्थिकता की पहचान में नहीं आ सकती है। तीसरी बात कि संस्कृति किसी समाज के विशेषताओं के रूप में ऐतिहासिक ही हो सकती है, उसका कोई सार्वभौम अर्थ नहीं है। कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जिसने कि मानव आदर्शों को पूरी तरह से अपने में चरितार्थ किया हो। इस दृष्टि से सार्वभौम संस्कृति संस्कृति का आदर्श है जो कि अभी चरितार्थ करना शेष है। ये आदर्श रहा है, अत्यंत प्राचीन काल से लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने कि सनातन और सार्वभौम संस्कृति को देखा है और उसको प्रचार किया है, जो अपने को किसी एक जाति के साथ तादाद पे नहीं मानते थे। जो श्रमण गए भारत से चीन और कोरिया, वो अपने को भारतीय नहीं कहते थे। पाइथागोरस तो कहते हैं कि शायद जैन रहे हों, क्योंकि उनके व्यवहार में ऐसी बहुत सी बातें मिलती थी। वो बिना झाड़े हुए बैठते नहीं थे, हरी घास पर जाते नहीं थे। वो किस जाति के थे पता नहीं, लेकिन ये जाति की चर्चा एक विशेष रूप से आधुनिक बात है। और ये स्मरण करने की बात है कि यूरोप में भी प्राचीन काल में इस प्रकार की एथनिसिटी कभी नहीं थी। यूनानी लोग अपनी भाषा को अलग मानते थे, ये नहीं मानते थे कि यूनानी जाति अलग है और वो जाति और जाति अलग है, ये भिन्न है, ये श्रेष्ठ है। उनसे श्रेष्ठ जातियाँ उनके सामने विद्यमान थी, इजिप्शियंस की, ईरानियों की, औरों की। लेकिन हाँ, आधुनिक यूरोप में ये धारणा बद्धमूल है कि सारी संस्कृति जातियों को लेकर है और उनकी जाति ही श्रेष्ठ है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि संस्कृति को पहले जातीयता से अलग करना जरूरी है। इसके बिना कोई संस्कृति पहचान नहीं हो सकती है। संस्कृति जाति की पहचान नहीं है। संस्कृति से जातियाँ अपने को पहचान मा सकती हैं कि जिस संस्कृति को अपनाएं वो आपकी जाति होगी, ये मानना चाहिए। न कि ये कि आपकी जाति जो है उस हिसाब से आपकी संस्कृति पहचानी जाएगी। एथनिसिटी के लिए शब्द है भी नहीं भारत में, जैसे संस्कृति कल्चर वैल्यू के लिए वो भी नहीं है, क्योंकि जाति सामान्य शब्द है। आजकल प्रजाति कहते हैं, तो ये प्रजातीयता की बात कह रहा हूँ मैं। तो प्रजातीयता संस्कृति का आधार नहीं है, न राष्ट्रीयता आधार है। राष्ट्र स्वयं एक आधुनिक यूरोपीय कल्पना है, दुनिया में कभी नहीं था इस प्रकार की राष्ट्रीयता। जो सत्ता है राजनीति की, वो परिभाषित नहीं कर सकती किसी देश को या समाज को। ये तो खैर यूरोप की नहीं, सारे पश्चिमी विश्व में इजिप्ट से लेके आज तक ये धारणा बनी रही है कि मनुष्य को मर्यादित करने वाली बात सबसे बड़ी राज्य ही है, चाहे वो फेरो हो, चाहे आज की डेमोक्रेसी हो। मनुष्य के सारे फॉर्मेशन, पॉलिटिकल फॉर्मेशन ही प्रधान मानते हैं, उससे सब कुछ तय होता है, वही सत्ता का आधार है। सत्ता से और चीज व्यवस्थित होती है। स्वाधीनता इसमें संभव ही नहीं है मनुष्य के लिए। मनुष्य स्वयं एक स्वाधीन और अराजक वस्तु है। ये धारणा पहले युगों में तो बराबर मिलती थी, लेकिन पश्चिम में ये नहीं मिलती है, भारत में थी। और भारत की विशेषता है जहाँ इस प्रकार किसी प्रकार की राज्य में बंधने की बात को स्वीकार नहीं करते थे मनुष्य के लक्षणों में। जब चीनी यात्री आए उनको ताज्जुब हुआ। उन्होंने लिखा है, आप सब जानते हैं, फाशी ने लिखा कि ये अजीब देश है जहाँ पर कोई प्रतिबंधी नहीं है, आप आ जा सकते हैं देश के अंदर, कहीं रुकावट नहीं होती है, कोई नहीं पूछता आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हुए। चीन में तो एकदम फाशी भाग के आना पड़ा था, आने नहीं देते वो बाहर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि संस्कृति जाति की विशेषता नहीं होती है। संस्कृति एक प्रकार का आदर्श है, जो उसको अपनाए वह उस संस्कृति की जाति है। लेकिन मनुष्य जाति एक ही है, एक ही सार्वभौम संस्कृति मनुष्य का लक्ष्य है। वो सार्वभौम संस्कृति की परिभाषा अलग अलग लोगों के तात्कालिक हितों और स्वार्थों से नहीं होती है, क्योंकि उनका अपना हित पहचानना होता है। जिसको आप अपना हित या स्वार्थ आज कहते हैं वो है वास्तव में कि नहीं, ये तो आपको खुद जानना पहचानना है। जो अटका रहता है अपने तात्कालिक स्वार्थ में, वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। मनुष्य को तो एक दिन मरना ही है, तो वो सब कुछ छोड़कर ही उसको अपना वास्तविक हित पहचानना पड़ता है, निश्रेयस। यही उसको वास्तव में सब मनुष्यों से जोड़ सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैल्यू, कल्चर, इन दोनों के बारे में जो आजकल डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव मत हैं और जो उनमें एथनिक लिमिटेशंस हैं, इनसे बचना चाहिए। और अपने कार्य के क्षेत्र में आप जहाँ भी हो, जिस देश में, वहाँ उसका सुधार या संस्कार करने के लिए पहले तो ये आवश्यक है विचार करना कि मनुष्य का वास्तविक आदर्श क्या है। ये कोई तात्विक विचार की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लोग मनुष्य का मन सत्य को पहचानता है। सब जानते हैं, भारत में कहते हैं कि अहिंसा परमावश्यक चीज़ है, लेकिन इनको यही पहचानना है कि ये बात और लोग नहीं स्वीकार करते हैं और राजनीति कभी स्वीकार नहीं करती है। तो कैसे राजनीति का अहिंसा इस संबंध में होगा, ये विचार की बात है। ऐसे ही सुख जो है
वो मात्र भोग से प्राप्त नहीं होता, लेकिन मनुष्य बिना भोग के रहता नहीं। तो इनका समन्वय कैसे होगा, ये भी एक सोचने की बात है। अपनी अलग सत्ता को सुरक्षित रखना ये आवश्यक है, लेकिन विश्व सौहार्द भी आवश्यक है। ये सारे जो अंतर्द्वंद से भरे हुए प्रश्न हैं संस्कृति और मूल्य के बारे में, इन पर मुझे आशा है कि विचार होगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि व्याख्यान श्रृंखला संस्कृति और मूल्य। इसमें आपने डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे का व्याख्यान सुना, संस्कृति और मूल्य मीमांसा। विषय विशेषज्ञ थी डॉक्टर सुस्मिता पांडे। ध्वनि अंकन किया राजेंद्र पांडे और राजेश मेहरा ने, और उद्घोषक थी रश्मि बोस। कार्यक्रम का संपादन और निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। इस कार्यक्रम का निर्माण और प्रस्तुतिकरण मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा किया गया।